welcome you all to the second workshop of PKCM and the first workshop of the web development series by PKCM, What's in the Web. Before starting this workshop, let me give you a brief about the timeline of the series that we are going to conduct for the web development. In the first week, like this workshop, we will start with a very basic introduction of web development, and we will explain you that how a web page works. कि तुमने कोई वेब पेज बनाया तो वो चलता कैसे है, कि हाउ यू इंटरेक्ट विद द होल वर्ल्ड विद दैट सिंगल वेब पेज, एंड वी विल jump on coding by doing HTML. So in first workshop you will be creating the basic structure of a web page using HTML. In the second workshop we will start designing our web pages using CSS and Bootstrap. CSS and using CSS and Bootstrap, you can make your web pages beautiful and more interactive, which basically give your users a better experience. In the third workshop, we will make our web pages more interactive. What I mean by interactive is like जैसे कोई एनिमेशन तुम डालते हो, फॉर एग्जांपल तुमने कोई क्लॉक डालनी है, कोई तुम्हें अपना फॉर्म जो भरना है तुम्हें उसके लिंक्स डालने हैं, कोई चीज ऐसी जिस चीज को तुम्हें इंटरेक्टिव बनाना है, फॉर दैट वी यूज जावास्क्रिप्ट. So in third workshop, we will make use the JavaScript to make our web pages interactive. पहली तीन वर्कशॉप्स को जो हम कंक्लूड करेंगे, मतलब you will be able to learn HTML, CSS and JavaScript. This whole will comprise the front end of any web page. मत तुम इन तीन चीजों से किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर पाओगे. फ्रंट एंड क्या, जो यूजर्स देखते हैं. When you will be able to learn front end and you will have a good hand in that, हम असाइनमेंट्स भी तुम्हें देते रहेंगे साथ साथ. तो उसके बाद वी विल जंप इनटू बैक एंड. बैक एंड में काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं लाइक जेंगो, नोड.js, फ्लास्क. इसको हम साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे और तुम्हें हम रिसोर्सेज देंगे ताकि तुम सिर्फ हम पे डिपेंडेंट ना रहो. यू ऑल विल लर्न बाय योरसेल्फ आल्सो. We also have a goal with this workshop series. By the end of this workshop series, you all should be able to build your own portfolio. Like you will start from this workshop only by building the web page of a portfolio, and at the end of this workshop series, you will be able to make your own portfolio. अगर किसी को नहीं पता पोर्टफोलियो क्या होता है, हम लेट मी गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट. जैसे तुम्हारा रिज्यूमे होता है, तो वैसे ही पोर्टफोलियो भी एक टाइप का रिज्यूमे होता है, जो बेसिकली एक तुम्हारी खुद की वेबसाइट या तुम्हारा खुद का वेब पेजेस बने होते हैं उसमें. जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ. तुम्हें दिख रहा होगा, ये तुम्हारे एक सीनियर का पोर्टफोलियो है. इसमें बेसिकली उनके बारे में सब कुछ है जो तुम वो जानना चाहते हैं. ये एक इंटरेक्टिव और थोड़ा अच्छा वे होता है तुम्हें दिखाने का किसी को भी कि तुम बेसिकली क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, तुमने क्या क्या अचीव किया. सो एट द एंड ऑफ वर्कशॉप यू ऑल शुड बी एबल टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, और उसको हम कॉन्स्टेंटली देखते रहेंगे कि तुम्हारी डेवलपमेंट क्या रह रही है. So let's jump in this our first workshop. So first of all, before starting anything, what is web development and what are advantages of this web development? Anyone want to answer? Why do you think that web development is an important aspect of your life or something like that? सर मतलब कोई भी हम वेब पेज खोलते हैं, हमें सबसे पहले क्या कहते हैं उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी है टू द पर्सन हु इज वाचिंग, ठीक है, मॉडिफाई करने में वेब डेवलपमेंट काम आती है. यस, वेब डेवलपमेंट मतलब तो एक ऐसा एक्सपेक्ट हो गया जिसको तुम अपने लाइफ से हटा ही नहीं सकते. कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी तुम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई तुम सर्विस यूज कर रहे हो किसी चीज की, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए है, आइदर यू यूज वो मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन. अब तुम्हारी खुद की ही क्लासेस सारी वेब पे होती हैं, तो वेब डेवलपमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट एरिया में. और जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनकी भी काफी वैल्यू होती है, काफी अच्छी उनकी जॉब्स होती हैं. तो वेब डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. तो वेब को हम डेवलप कैसे करते हैं, कैसे वेब पेजेस बनाते हैं, उससे पहले एक बार ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वेब पेजेस कैसे काम करते हैं. तुमने अपनी वो क्लासेस, छोटी क्लासेस में बनाए होंगे HTML के वेब पेजेस, तो वो तुम्हारे कंप्यूटर पे हैं. तो ऐसे किसी और ने बनाया होगा, जैसे तुम इस टाइम पे कोई भी वेब पेज यूज कर रहे होंगे,
तो किसी ना किसी ने HTML से बनाया है। तो उसको तुम कैसे एक्सेस करते हो और उससे तुम आगे की फंक्शनैलिटीज़ कैसे यूज़ करते हो, अभी हम वो समझते हैं। उससे पहले 2 टर्म्स हैं, क्लाइंट्स एंड सर्वर। क्लाइंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी ऐसा वेब यूज़र होता है, जो तुम्हारा जो कि कोई भी वेब पेज यूज़ कर रहा है। कोई भी तुम्हारे जैसे फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, कोई कंप्यूटर, इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जैसे एलेक्सा हो गया, इन सारे डिवाइसेज़ को बोलते हैं हम क्लाइंट, जो बेसिकली वेब सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। जो जिनसे वो एक्सेस करवाते हैं, जो इन सर्विसेज़ को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं सर्वर्स। सर्वर्स क्या हैं? बेसिकली सुपर मतलब एक काफ़ी हेवी कंप्यूटर्स होते हैं, जो इन सभी चीज़ों को स्टोर करते हैं। सारे वेब पेजेज़ को, सारे डाटा को, वो डाटा कैसे मैनिपुलेट करना है, वो डाटा तुम्हें कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें सर्वर्स डिसाइड करते हैं। तो तुम इस टाइम पे भी अगर तुम जैसे तुम्हें मीट लगा रहे हो, तो तुम ये मीट इसलिए लगा रहे हो क्योंकि सर्वर ने तुम्हें वो मीट लगाने दे रहे हैं। तो कोई भी तुम्हारी वेब एप्लीकेशन है, हम इस टाइम सारे क्लाइंट्स हैं, हम इस टाइम सारे ये वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रही है? क्योंकि सर्वर हमें वो वेब एप्लीकेशन यूज़ करने दे रहे हैं। तो ऐसे एक सर्वर और क्लाइंट का रिस्पॉन्स साइकिल चलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्ज़ाम्पल तुमने मान लो कोई यूट्यूब वीडियो देखनी है या तुम्हें कोई फ़ाइल एक्सेस करनी है, कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो तुम क्या करते हो? जैसे तुम जब जिस टाइम तुम क्लिक करते हो, उस टाइम तुम्हारे क्लिक करने से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। वो रिक्वेस्ट में क्या होता है तुम्हारा डाटा होता है। वो जब सर्वर रिक्वेस्ट को देखता है, तो वो उसको अप्रूव करता है, जैसे कि कुछ चेकिंग करता है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। फिर जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है तुम्हारे डेटाबेस सर्वर के पास। तो डेटाबेस क्या करता है, तुमने जिस डाटा को रिक्वेस्ट की है, वो डाटा तुम्हें डेटाबेस सर्वर को देता है। फिर सर्वर वापस उसको एज़ अ रिस्पॉन्स भेजता है तुम्हें, क्लाइंट को। तो ऐसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल चलता है। तुम भी खुद भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक बार अगर तुम अपनी स्क्रीन पे F12 दबाओगे, जैसे ये है, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुम अपना कोई भी तुम्हारा वेब पेज है, वेब ब्राउज़र है, उसका तुम कोड देख सकते हो। अगर मान लो हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया जैसे कार, तो अगर तुम जब नेटवर्क पे जाओगे, तो एकदम से देखो बहुत कुछ इसमें चलने लग गया। तो जब इसको हम क्लिक करते हैं, जैसे मान लो इसमें मैंने कोई एक पर्टिकुलर साइट को क्लिक किया, तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये क्या हो रहा है, इस क्लाइंट ने उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता जा रहा है, वो देखो। हम जैसे-जैसे डाटा और फेच करते जाएँगे, रिक्वेस्ट बढ़ती जाएँगी। ये अभी देखो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दिखा रहा है और कितना डाटा अभी हमने यूज़ किया, कितना टाइम लगाया डाटा पहुँचने में। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड पे यूज़ होती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ये सब कुछ क्लाइंट और सर्वर का रिस्पॉन्स साइकिल। ये क्लाइंट और रिस्पॉन्स साइकिल तुम्हें क्लियर हुआ कुछ? या इसमें अभी तुम्हें कुछ ऐसे डाउट पूछने हैं? सर सर्वर और डाटाबेस सर्वर अलग-अलग क्यों बनाए हैं? एक ही तो बना सकते थे। वो डिपेंड करता है, एक भी हो सकता है। बहुत मतलब कि डिपेंड, जैसे तो तुम मानो कि अभी तो अगर तुम्हारी कोई छोटी एप्लीकेशन है, तो वो एक जगह भी हो सकती है। अब कोई गूगल का एग्ज़ाम्पल मान लो, उसके पास कितना डाटा है, मतलब टन्स ऑफ डेटा है उसके पास, तो वो सर्वर कहीं पे भी हो सकता है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम जो डाटा तुम्हारी मेल है, वो मेल के जो डाटा है, जो तुम्हारी गूगल ड्राइव का डाटा है, वो कहाँ स्टोर है। तो कहीं पे भी हो सकता है और एक जगह पे स्टोर करना मुश्किल होता है क्योंकि हमें अलग-अलग जगह पे सर्वर्स बनाने पड़ते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। हर कंट्री में अलग-अलग पार्ट्स में होते हैं, ताकि काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से। तो डेटाबेस कहीं-कहीं पे होता है, सर्वर कहीं-कहीं और पे होता है। एक जगह पे इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना डिफिकल्ट होता है। बट हमें खुद पता नहीं होता कि ये अभी हमें भी नहीं पता कि हमारा डेटाबेस और सर्वर एक साथ है कहीं और है। उससे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल में फ़र्क नहीं आता। बस ये होता है कि तुम्हारा जो स्पीड है वो अपने आप मैनिपुलेट हो जाती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इकट्ठे है, वो अलग है। साथ भी हो सकता है और नहीं भी। और कोई इसमें डाउट? सर जैसे हम कई बार गूगल चलाते हैं या कोई भी सर्च इंजन हुँ, खोलते हैं, नेट ना हो ना उस पे आ जाता है ना नो इंटरनेट कनेक्शन या ऐसा कुछ, वो भी एक वेब हुँ, पेज। हुँ। वो एक तरीके का ये तुम्हें वो उस वेब पेज में बेसिकली क्या हुआ
कि उसमें क्या कमांड दी हुई है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा, वो एक तरीके के बाय डिफॉल्ट टाइप हो गया, नेट नहीं चला तो उसको भी वेब पेज हम बोलेंगे। वेब पेज बस कोई भी ऐसा पेज होता है जो तुम्हारे वेब पे चल रहा है। हर वेब पेज HTML से कॉन्स्टिट्यूट होता है और उसमें हम आगे आगे लाइब्रेरीज लगाते हैं। तो हर जो भी तुम वेब पे देख रहे हो कोई भी पेज, उसको वेब पेज ही बोलते हैं। सर और अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर वेब पेज कैसे खुलेगा जो आप कह रहे हो, जिस पर डिस्प्ले होगा कि इंटरनेट नहीं तो वो चल ब्राउज़र तुम्हें दिखाता है ना, हर मतलब कि तुम्हारे लोकल पे भी स्टोर होते हैं, ब्राउज़र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना इन चीज़ों को दिखाने के लिए। रहा। ओके। तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है, तुम खुद बताओ कि देखो तुम क्लाइंट हो और सर्वर से तुम्हें रिक्वेस्ट मारनी है या सर्वर ने तुम्हें रिस्पॉन्स भेजना है, तो ये क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? इंटरनेट। हाँ, बेसिक आंसर तो है इंटरनेट, बट इंटरनेट में भी बहुत कुछ होता है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इंटरनेट से कनेक्ट मतलब किसी भी सर्वर और किसी भी क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए उसको कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। तुमने पढ़ा होगा अपने 9th-10th में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, HTTP, FTTP, HTTPS, PPT, ऐसे ऐसे कुछ तुमने प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे। तो कोई भी ऐसे वेब पेज को या कोई भी वेब पेज मतलब कोई भी क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए होता है। बस बट उस इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं बट अभी के लिए हम थोड़ा एक बेसिक में पढ़ते हैं, HTTP प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर्स इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं फॉर देयर नेटवर्क्स। और तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी तुम एक एड्रेस बार देखते हो, जैसे जहाँ पे तुम्हारी पूरी वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है, तो उसमें कुछ ऐसा सा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए http.www.casun। तो ये एक पैटर्न होता है पूरा, जो आगे ऐसे लिखा होता है HTTP, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि ये वेब पेज किस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मान लो तुम्हारी कोई मेल जा रही है, तो मेल वाला प्रोटोकॉल करता है। कोई तुम्हारा वेब पेज रिक्वेस्ट मार रहा है तो उसके लिए HTTP होता है। और जो उसके आगे लिखा होता है प्रोटोकॉल के आगे, वो होता है बेसिकली डोमेन। मतलब कि ये जो भी तुम सर्विस को यूज कर रहे हो उसका वो किस कौन सी सर्विस है, जैसे google.com, tech.ac.in, एस ये www.csun.edu, इसको हम बोलते हैं डोमेन। जो आगे का डेटा होता है वो होता है सर्वर लोकेशन, जैसे ये। तो बेसिकली हम आगे आगे क्या यूज कर रहे हैं। तो लास्ट में जो अब जैसे कहीं पे तुमने देखा होगा पब्लिशिंग डॉट एच टी एम एल, डॉट कहीं बार लिखा होता है डॉट एच टी एम एल लिखा होता है, तो बेसिकली एंड में जाके आती है फाइंडिंग। बहुत अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ये बस एक बेसिक एग्जांपल है कि बेसिक कैसे रहता है। ये एक बेसिक मतलब सिंटैक्स होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वेब पेज का। तो HTTP के बारे में पढ़ते हैं। कोई डाउट है? सर मैं बस ये पूछ रहा था डॉट कॉम और डॉट इन में मतलब इनमें फर्क क्या है, मैं डॉट के बाद जो आता है। डॉट कॉम बेसिकली एक तरीके का ऐसे मान लो, जो डोमेन्स होती हैं बहुत अलग अलग टाइप की डोमेन्स होती हैं। कुछ डोमेन्स होती हैं स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए होती हैं और कुछ डोमेन्स होती हैं स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए होती हैं। जैसे डॉट ईडीयू है, वो डिपिक्ट करती है एजुकेशन को कि कोई एजुकेशनल वेबसाइट है ये। अगर वो है डॉट ORG, तो इसका मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, वो डिपिक्ट करता है। डॉट इन क्या होता है, वो डिपिक्ट करता है कि ये वेबसाइट इंडिया की है। ऐसे ही जैसे तुमने अमेज़न तुम खोलते हो, तो तुम amazon.in खोलते हो, मतलब कि ये वेबसाइट चलती हर जगह पूरे वर्ल्ड में चलती है। पर जो तुम वेब पेज इस टाइम देख रहे हो, वो डाटा स्पेसिफिकली इस कंट्री के लिए बनाया है। जैसे मान लो तुम amazon.us का भी सर्च मारना, तो तुम्हें उसमें वो प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे जो तुम रोज देखते हो। अगर तुम amazon.in ही खोलोगे तो ही तुम्हें अपने लोकल, जैसे जो हमारे इंडिया के लोकल ब्रांड्स हैं, वो हमें तब दिखते हैं। तो वो डोमेन स्पेसिफाई होती है कि ये वेबसाइट कहाँ तक जा रही है। डॉट कॉम होता है, डॉट कॉम जर्नल होता है कि वो हर जगह सेम होएगी। जैसे google.com है, मतलब जो सर्च तुम यहाँ करोगे और जो सर्च तुम किसी और कंट्री में करोगे दैट विल बी सेम। बट अगर कोई और डोमेन लग गया .in.uk, तो तुम्हारी सर्चेस डिफरेंट हो सकती हैं। क्लियर? राइट सर। ओके।
तो एक बार HTTP देखते हैं। तो HTTP बेसिकली एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा क्लाइंट और सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए। क्लाइंट को अगर कोई भी रिक्वेस्ट मारनी है वेब सर्वर को, तो वो HTTP के थ्रू जाती है। एक तरीके का यू कैन से इट एक्ट एज अ मैसेंजर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो कोई अगर जो क्लाइंट को अपनी रिक्वेस्ट करनी है, तो वो अलग-अलग सेट्स में डिवाइड होती है। अलग-अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं HTTP के, जैसे TCP, UDP। तुम आगे अपने सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में कि HTTP आगे और प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो बेसिक ये होता है कि इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो मैसेज आता है वेब सर्वर को, वो डिकोड होता है। फिर वेब सर्वर क्या करता है, उसको पढ़ता है, उसको ये एनालाइज़ करता है कि इस रिक्वेस्ट का हमने इसको क्या करना है, इसको कौन-सा डेटा भेजना है। उसके अकॉर्डिंगली वो या तो डेटाबेस के पास जाता है या यहीं से उसको रिस्पॉन्स मारता है, अलग-अलग एक्शंस लेता है। तो वो जो एक्शंस लेता है, वो एक्शंस भी जाते हैं HTTP की फॉर्म में। जैसे ये तुम देख रहे हो, ये तुम हो और ये तुम्हारा सर्वर है। दोनों के अलग-अलग आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। उससे क्योंकि दोनों के अलग-अलग आईपी एड्रेस होते हैं, तो एचटीटीपी उन एड्रेसेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से तुम्हारी रिक्वेस्ट गई और यहाँ से रिस्पॉन्स। ऐसे कोई भी एक सिंपल वेब पेज काम करता है। जैसे अभी तुमने कार का दिखाया था, उसमें एकदम से इतना कुछ जो शो हो रहा था, वो क्या था, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट जा रही थी उस सर्वर को कि ये क्या-क्या तुम उसको एक्सेस करना चाहते हो। ये एक और बेसिक हो गया, मतलब ये तो मैं बस थोड़ा आइडिया देने के लिए कि एचटीटीपी के अलावा बहुत कुछ बीच में होता है इंटरनेट के। तुम्हारी सिक्योरिटीज होती हैं, फायरवॉल होती है जो और सिक्योरिटी के लिए चेक होती है। इंटरनेट क्लाउड बेसिकली क्या होता है, जैसे जो इंटरनेट पे डाटा है, जैसे एक तो होता है कि तुमने अपने, जैसे मान लो तुमने अपने कंप्यूटर को सर्वर बना लिया, तो वो हो गया तुम्हारा लोकल होस्ट। अगर कोई डाटा इंटरनेट पे स्टोर्ड है, जैसे तुम्हारा गूगल ड्राइव है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट क्लाउड, मतलब तुम वहां से डाटा एक्सेस करना चाहते हो। तो ये बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है। तुम्हें अब ये क्लियर हुआ कि कोई वेब पेज कैसे काम करता है? ये काफी बेसिक है, बट तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि तुम जो चीज बना रहे हो वो काम कैसे करती है। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में जब टाइमिंग करवाई थी, आई टोल्ड यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। तो कोई एक बार रिकॉल करना चाहेगा कि क्या समझ आया था तुम्हें फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड? सब फ्रंट एंड ये था कि जो हम देख रहे हैं, मतलब जो यूजर को शो हो रहा है, इंटरफेस हम्म। हो गया, यूआई हो गया, या फिर जो लेआउट स्टाइलिंग है। एंड बैक हम्म। एंड है जो बैक एंड पे प्रोग्रामर्स और जो होते हैं, वो क्या क्या कोडिंग्स वगैरह कर रहे हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट इसमें लगा रहे हैं, वो सब बैक एंड पे आ गया। या परफेक्ट। जो फ्रंट एंड होता है उसमें हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसमें फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि रिएक्ट, Vue.js और एंगुलर। जो बैकएंड होता है उसमें टेक्नोलॉजीज होती हैं, जेंगो, नोड.js, फ्लास्क। और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं जैसे PHP, पाइथन, जावा। अलग अलग होती हैं लैंग्वेजेस। बैक वो फ्रंट एंड का बेसिक मीनिंग अगर तुमने समझना है, जो क्लाइंट देख सकते हैं, क्लाइंट जिस भी चीज को एक्सेस कर सकता है, वो हो गया फ्रंट एंड। और जिस भी चीज को एक्सेस कर रहा है वो काम कैसे कर रही है, उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, वो डिसाइड होता है बैक एंड से कि तुम्हारा बैक एंड ने उसको कैसे डिजाइन किया। अगर तुम फ्रंट एंड डिजाइनर बनते हो, तो तुम फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो। अगर तुम्हें बैक एंड आता है डिजाइन करना, तो बैक एंड इंजीनियर। और अगर तुम्हें दोनों चीजें डिजाइन करनी आती है, तो तुम उसको बोलते हैं फुल स्टैक इंजीनियर। वो काफी पॉपुलर है, मतलब कि फुल स्टैक इंजीनियर एक अच्छी पोस्ट है, तो तुम उसमें काफी कुछ कर सकते हो। इसके बाद अब हम कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो ओवर टू यू कुछ। हाँ यार, थैंक यू असीम। क्या तो यार अब तुम्हारा थोड़ा सा बोरिंग और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। हम अब कोडिंग शुरू करने वाले हैं, तो अपने वीएस कोड खोल लो। मीनवाइल इन देर मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट एंड बेसिकली क्या होता है, राइट। सो फ्रंट एंड वो होता है जो एक यूजर को डिस्प्ले होता है, एंड हम अब उस फ्रंट एंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। फ्रंट एंड को हम ट्रीट करेंगे पहले फ्रंट एंड को हम देखेंगे HTML से। HTML इज यार तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारी जो वेबसाइट है या वेब पेज है, वो कैसे लेआउट होगा या कैसे दिखेगा, वो तुम्हारा HTML डिसाइड करता है।
देन कम्स तुम्हारा CSS होता है यार स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो है कि तुम्हारा जो जो फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की, कि वो वेबसाइट क्या क्या कर सकती है, दैट कम्स अंडर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आज हम HTML करेंगे एंड इन द कमिंग वर्कशॉप्स वी विल डिस्कस अबाउट CSS एंड JS, ठीक है। तो यार HTML से शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज HTML? HTML इज यार, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होता है कि यार डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। अब तुम्हारा वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है, तो तुम उसका स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन करने के लिए HTML को यूज करते हो, ठीक है। एंड HTML यार तुम्हारी टैग्स पे बेस्ड है पूरी। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जो जैसे कि अगर तुम्हें पैराग्राफ बनाने हैं HTML में, तो तुम्हारे पास उसके लिए p टैग है। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट, हर एक कुछ कुछ भी करने के लिए तुम्हारे पास एक टैग होता है, ताकि तुम उसको बना सको। अब जब हम HTML में आते हैं तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मेट होता है HTML में जो हमें फॉलो करना होता है। वो क्या होता है कि हमारा जो वेब पेज है वो HTML एलिमेंट में आएगा एंड देन वी हैव हेड एंड बॉडी, ठीक है। अब हम हेड के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं बॉडी क्या होती है। बॉडी होती है जहाँ पर जो यूजर को कंटेंट दिखता है वो सारा बॉडी में आता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी इमेजेस हैं या तुम्हारा कुछ भी टेक्स्ट है कोई भी, तो वो सारा बॉडी में आता है। एंड ये देखो यहाँ पर ये तुम्हारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो HTML में फॉलो होता है। डॉक टाइप, HTML, हेड, और मैं अभी हेड बताऊंगा क्या होता है। एंड देन ऐसी बॉडी आती है एंड देन HTML टैग क्लोज होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग टैग और वो सब, ठीक है। तो अब हेड क्या होता है? हेड यार तुम्हारा ये होता है कि वो कौन, हेड बेसिकली ब्राउजर्स यूज करते हैं, ठीक है। यूजर नहीं देख पाता हेड को, ब्राउजर्स यूज करते हैं हेड का डेटा ब्राउजर्स यूज करते हैं। हेड में मेटा टैग्स होते हैं। तो मेटा टैग्स क्या करते हैं? वो बेसिकली तुम्हें पूरे बेसिकली ब्राउजर को बताते हैं कि क्या क्या डेटा है। जैसे यहाँ पर देखो ये जो मेटा टैग है इसमें नेम है, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का कंटेंट है एंटर द डेटा जो भी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो डेटा है ना, ये वाला देखो, जैसे अमेजोन पे हमने सर्च किया, गूगल पे हमने सर्च किया amazon.in, तो ये जो डेटा है ना, ये मेटा टैग में सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्राउजर या सर्च इंजन पढ़ते हैं, राइट। और जो ये कैर सेट है UTF-8 इज लाइक ASCII वैल्यूज होती है ना, तो UTF-8 इज उसका सुपर सेट। UTF-8 में सारी लैंग्वेजेस आ जाती है, इमोजीज आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो वो सब होता है। एंड ये जो टाइटल है, टाइटल यार ये देखो, जैसे हमने कोई वेबसाइट खोली, तो ये वाला पार्ट है रितेश गोयल जहाँ लिखा हुआ है, ये तुम्हारा टाइटल होता है, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है बॉडी में आता है, राइट। तो अगर तुम कोई भी वेबसाइट खोलो और Ctrl+Shift+I दबाओ या F12, तो तुम्हारे ये खुल जाता है ना। अब देखो यहाँ पर देखो HTML बना हुआ है, HTML टैग, यहाँ पर हेड है और यहाँ पर बॉडी है, ठीक है। अब हम हेड खोल के देख लेते हैं। तो हेड में देखो काफी सारा डेटा है उसके लिए, ब्राउजर्स के लिए, ठीक है। तो वापस जाते हैं हम स्लाइड पे अपनी। सर एक बार मेटा डाटा क्या होता है वो बता दो, और एक बार टैग भी बता दो, और थोड़ा फास्ट हो जाए। टैग हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मेटा डेटा होता है यार जो ब्राउजर्स यूज करते हैं। लेट्स से तुमने ब्राउजर से सर्च इंजन यूज करते हैं, लेट्स से कि तुमने गूगल पे कुछ सर्च किया। अब गूगल को कैसे पता लगेगा कि वो वेबसाइट क्या डिस्प्ले कर रही है? गूगल को ऐसे पता, गूगल अब पूरा वेब पेज देखेगी नहीं। तो जैसे तुमने गूगल पे फेसबुक सर्च किया, तो गूगल जो है वो हर एक वेबसाइट को ऐसे थोड़ा ना देखेगी कि उस वेबसाइट में फेसबुक है या नहीं, कहीं पर भी। वो बस देखेगी कि उसके मेटा टैग्स में वो पर्टिकुलर कीवर्ड है या जो गूगल को चाहिए वो है या नहीं, ठीक है। समझ गए क्या? हाँ जी सर। वेलकम। तो आंसर कर दिया सबने? हाँ 80% लोगों ने सी मार्क किया। ठीक है यार। तो टैग इसका बता दो, टैग बता दो एक बार प्लीज। टैग यार अभी आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा। आगे है टैग,
ठीक है, तो इसका यार सही आंसर है बॉडी। अब बॉडी जैसे मैंने बताया था कि बॉडी अलग आती है, हेड होता है। HTML में दो टैग्स होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। ठीक है, तो दिस इज दी हेड टैग and body tag is the separate tag that is displayed to the users। ठीक है, तो यार अब हम टैग्स की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी था। तो यार टैग्स होते हैं किसी भी चीज को अगर तुमने डिस्प्ले करना है बॉडी में, ये सारे टैग्स हैं बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बॉडी में अगर तुम्हें किसी भी चीज को डिस्प्ले करना है या कोई भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल से तुम्हारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई पैराग्राफ डिस्प्ले करना है उसके लिए तुम्हारे पास अलग टैग होगा, और अगर तुमने हेडिंग डालनी है उसके लिए अलग टैग होगा, अगर तुमने इमेज डालनी है उसके लिए अलग टैग होगा। ठीक है, तो ये टैग्स यार HTML में काइंड ऑफ कन्वेंशन समझ लो टैग्स यूज करने का। ठीक है, अब टैग को हम कैसे यूज करते हैं? टैग के पास यार एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि बेसिकली वो पैराग्राफ ओपन कहाँ हो रहा है और क्लोज कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके लिए ऐसे टैग्स बनाते हैं। हम अभी बाद में समझेंगे कि और कौन कौन से टैग्स हमारे पास या कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बस टैग का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, उसके बीच में आएगा कंटेंट कि तुमने क्या डिस्प्ले करना है। कि लेट्स से ये पी टैग है, पी टैग होता है पैराग्राफ्स के लिए, तो तुम्हारे पैराग्राफ में है क्या क्या, तो दिस इज इनसाइड टैग। ये हो गया तुम्हारा पैराग्राफ। ठीक है, ये दो चीजें तुम्हारी HTML में आएगी। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और इसको पूरे को एक साथ बोलते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली बताया हुआ है कि ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग ऐसे है, और कंटेंट ये हो गया, और एलिमेंट पूरा का पूरा जो टैग्स और कंटेंट को इंक्लूड करके है वो। ठीक है, तो यार अब आगे चलते हैं। अब हर एक रुको, एक बार ये ट्राई कर लो, ऐसा करो पी टैग। अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लो। उसमें यार विजुअल स्टूडियो कोड जब तुमने खोला तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सटेंशंस का वो आ रहा होगा, कॉलम या जो भी है बटन। ठीक है, वो क्लिक करो और एक एक्सटेंशन मैं बता रहा हूँ वो डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, लाइव सर्वर। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है 10 मिलियन डाउनलोड्स के साथ, ये इंस्टॉल कर Please लेना। hang a sec. Please hang a sec. हाँ, व्हाट? So please hang a sec. मतलब 1 मिनट रुकिए। या श्योर। सब लाइन वाला में भी बता दो, ज्यादातर हम वो यूज करते हैं क्योंकि सर हम वही पढ़ाते हैं अनअकैडमी में। सबलाइन में आई एम नॉट श्योर कि कैसे डाउनलोड करते हैं। सर VS कोड में हम इसे नहीं कर सकते इसकी कोडिंग? मतलब ये कोड हम VS कोड में लिख सकते हैं? हाँ, VS कोड में लिख रहे हैं। बेसिक के लिए तो नोटपैड भी चलेगा। हाँ, नोटपैड में भी हो जाएगा भाई। मतलब VS कोड में क्या है, VS कोड में यार एक्सटेंशंस है, काम इजी हो जाता है उससे। तो मतलब मैं ये ऐसे लिखूंगा HTML:5 करके, टैब दबाया और पूरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो इसलिए VS कोड मैंने बोला था कि इंस्टॉल कर लेना। सही है भाई। सुबलाइन में भी आता है। हाँ, सबलाइन में भी आता है। तो लाइव सर्वर तो कर लिया। मतलब यार जिसके पास ये नहीं है ना लाइव सर्वर, उसको बार बार ब्राउजर रिफ्रेश करना पड़ेगा जब भी हम चेंजेस करेंगे डॉक्यूमेंट में कोई। तो बस वही फर्क है, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तो यार अब सबने आई होप कर लिया होगा लाइव सर्वर इंस्टॉल। ठीक है, तो यार HTML:5 लिखो ऐसे, उसके बाद टैब दबा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा HTML का बेसिक फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। ठीक है, विद डॉक टाइप, HTML टैग्स आ गए और हमारा हेड आ गया। ठीक है, अब हम पैराग्राफ टैग देख रहे थे ना, ऐसे ये इसको साथ में रन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो साथ में रन करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करो जहाँ पर तुम्हारी फाइल इंडिकेट हो रही है। ठीक है, और ओपन विद लाइव सर्वर कर लो। सर सबलाइन में वो एक्सक्लेमेशन मार्क दबाने के बाद टैब दबाने से आ रहा है वो अपना ये बेसिक स्ट्रक्चर। नहीं कर लो यार फिर HTML वाले, सॉरी सबलाइन वाले।
ऐसे देखो, जिनका एक्सटेंशन नहीं चल रहा HTML:5 से, वो कॉपी पेस्ट कर लो ये वाला कोड, बाद में देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। और जिनका लाइव सर्वर नहीं चल रहा, वो ऐसे ही मैनुअली खोल लो जहाँ पर भी तुमने फाइल बनाई हुई है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने अपने होम में बनाई है, प्रोजेक्ट्स में बनाई है, पता नहीं यार कहाँ बनाई है मैंने, तो यार ऐसे ये देखो, यहाँ पर मेरी फाइल बनी हुई है ना, ऐसे खोल लूंगा मैं, ऐसे भी खुल जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो जहाँ पर भी तुमने फाइल बनाई है वहाँ जाओ और ऐसे डबल क्लिक कर दो तो खुल जाएगी। लाइव सर्वर जिनका नहीं हो रहा वो। ठीक है, तो अब यार आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो अब यार यहाँ पर देखो, टाइटल है ना यहाँ का। अभी देखो, अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा रहा है ऊपर। अब हम जाएंगे VS कोड में और यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह कर देंगे कि वर्कशॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा अभी वर्कशॉप हो गया होगा, तो ये हमने टाइटल चेंज कर दिया हेड में जो था। ठीक है, अब हम यहाँ पर पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट को कि कैसे चलता है। तो अब मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग की पैराग्राफ की और मैंने लिख दिया दिस इज माय पैरा। ठीक है, तो अब ऐसे लिख दो और ये देखो, और फिर ब्राउजर पे आ जाएगा तुम्हारे। जल्दी से ये इम्प्लीमेंट करके देखो। पैरा का मतलब नहीं समझ आया, उसके बिना भी तो सेम ही चीज कर रहा है। अरे यार, स्पेशल टैग्स ऐसे डिफाइन करना पड़ता है हमें। आगे मैं तुम्हें बाकी और टैग्स दिखाता हूँ तो काम आते हैं। कर दिया कर दूँ ना कंटिन्यू। अब यार हम हर एक टैग का बेसिकली यार, अब टैग्स में हम क्या कर सकते हैं, टैग्स को हम एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई टैग्स की। कि जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ टैग था, तो मैंने उसको क्लास का नेम असाइन कर दिया दिस पैरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मैंने इसकी जो प्रॉपर्टी थी क्लास, उसको वैल्यू असाइन कर दी दिस पैरा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं एक एलिमेंट को और बेटर बनाने में, कि हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं इन एट्रीब्यूट से या कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यार हम टैग्स को एक दूसरे के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने देखा था पहले कि हमने HTML टैग के अंदर बॉडी डाल दी थी और हमने हेड भी डाल दिया था HTML टैग के अंदर। ऐसे हमने पैराग्राफ टैग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग डाल दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, बोल्ड कर देता है उसको। ठीक है, तो अब तुम जाके देखो वापस जहां पर भी तुम कोड कर रहे थे, जहां लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग कर दो। ठीक है, तो बस पैरा के अराउंड तुमने स्ट्रॉन्ग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कर देना है, और ये जो चीज है ये बोल्ड हो जाएगी, सिर्फ पैरा बोल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ पर मेरा दिस इज माय पैरा और पैरा बोल्ड हो चुका है। यार अब देखो, अब हम इनको एक दूसरे के अंदर कैसे डाल सकते हैं। जो हम टैग खोलेंगे बाद में, वो सबसे पहले बंद होगा। ठीक है, जैसे अब हमने ये पैराग्राफ खोला था, तो ये सबसे एंड में बंद होगा। जब हमने स्ट्रॉन्ग खोला, तो स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पर खोला है हमने, तो ये जल्दी बंद हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे के अंदर नेस्ट करोगे, जब तुम इसको नेस्टिंग बोलते हैं, जब तुम एक टैग्स को एक दूसरे के अंदर डालते हो। ठीक है, तो तुम्हें जो सबसे बाद में खुला है वो सबसे पहले बंद होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे अगर यहाँ पर मैंने पैरा खोला पहले,
फिर पहले स्ट्रॉन्ग खोला, फिर पहले पैरा को बंद कर दिया। ऐसे ये गलत चीज़ है। मेरे को पहले स्ट्रॉन्ग को बंद करना होगा, उसके बाद ही मैं पैरा को बंद कर सकता हूँ। ठीक है। उसके एक बाद बार फर्स्ट पॉइंट बता दो क्लास वाला। क्लास यार प्रॉपर्टीज, हम एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक टैग के पास। ठीक है, तो वो हम उसको उसकी प्रॉपर्टी एक सेट कर देते हैं। तो मैंने ऐसा समझ लो कि यार अभी तुम्हें एट्रीब्यूट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। जब तुम फॉर्म्स वाला सेक्शन करोगे उसमें तुम्हें एट्रीब्यूट्स का अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। अभी के लिए तुम ये समझ लो कि तुम एक प्रॉपर्टी साइन कर रहे हो उसको, कि उसकी एक प्रॉपर्टी है क्लास जिसको तुमने वैल्यू साइन कर दी दिस पैरा। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो अभी के लिए। ठीक है यार, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स होते हैं यार जो जिनमें कुछ डेटा तुमने डालना नहीं होता, कुछ कंटेंट नहीं होता। जैसे मेरे पास इमेज है, इमेज के लिए यार इमेज टैग यूज होता है, और उसका उसका एट्रीब्यूट है सोर्स। सोर्स एट्रीब्यूट में जब तुम वैल्यू डालोगे उसकी इमेज की लोकेशन, तो वो इमेज डिस्प्ले करने लग जाएगा। अब क्योंकि हमने कोई कंटेंट इसके बीच में डालना नहीं है, तो हम उसको वहीं पर क्लोज कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इससे इससे वो एक साथ ही क्लोज, खुलने के साथ ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट का यूज हो गया कि जो सोर्स था कि वो इमेज कहाँ से लेगा, इमेज टैग, वो हो गया उसकी लोकेशन। ठीक है, ये उसकी लोकेशन है। तो क्या किसके पास भी इमेज अभी कोई खुली हुई है तो वो ट्राई कर लो। मेरे पास नहीं है तो मैं अभी तुम्हें ऐसी बेसिकली दिखा देता हूँ। ठीक है, इमेज टैग को ऐसे क्लोज किया एंड सोर्स डाल दिया मैंने, कुछ भी डॉट डॉट कर दिया मैंने सोर्स को। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी छोटी सी, जो जब कुछ नहीं आता तो डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने उस पे। यार अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग्स का डिस्कस करते हैं कि लेट्स से अगर तुम्हें हेडिंग्स डालनी है अपनी वेबसाइट में तो तुम वो कैसे डालोगे, राइट। तो उसके लिए अब तुम्हारे हेडिंग टैग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यार अब हेडिंग टैग के लिए हम ट्राई करते हैं। हेडिंग टैग होता है यार H1, H2 और सो ऑन अप टू H6 जाता है। तो क्या होता है, हेडिंग्स बोल्ड होती हैं और उनका साइज छोटा होता रहता है जैसे जैसे तुम ट्रैवल करते रहते हो। तो यार अब देखो, अब हम यहाँ पर H1 जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद H2 होती है, उससे छोटी हो जाती है, ऐसे छोटी 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 होती रहती है हेडिंग्स। ठीक है, तो अब यार अपने कोड पे आओ और ट्राई करते हैं हम H1 का। ठीक है, H1 डाला और हमने इसमें डाल दिया कि एक न्यूज़ वेबसाइट। ठीक है, और अब हम जाके देखेंगे अपने वेब ब्राउजर में और यहाँ पर हमारे पास आ गया न्यूज़ वेबसाइट, बड़ा बड़ा और बोल्ड। ठीक है, तो ये होता है यार हेडिंग्स का काम। ठीक है, अब मैं एक बार तुम्हें H2 भी दिखा देता हूँ। H2 यार लेट्स से हम कुछ भी लिख देते हैं, यू कैन ट्रस्ट अस। ठीक है, तो यार अब देखो H2 थोड़ा छोटा हो गया H1 से। तो ऐसे ऐसे हम और छोटे छोटे होते रहेंगे जैसे जैसे तुम H1 से H6 जाते रहोगे। ठीक है, उसके बाद यार पैराग्राफ टैग हमने देख लिया था कि पैराग्राफ को दिखाने के लिए करता है। उसके बाद यार अब ये नया टैग है लिंक टैग, ये थोड़ा ध्यान से देख लो। ये लिंक टैग क्या करता है, लिंक टैग हम ए से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी लेता है, एक एट्रीब्यूट लेता है href। href होती है कि ये कौन से सेक्शन को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये देखो इस केस में ये गूगल को या मतलब उसका लोकेशन, जब तुम लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, वो href प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो कंटेंट है वेबसाइट पे सिर्फ ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, और जब तुम इस कंटेंट पे क्लिक करोगे तो ये वाला यूआरएल खुल जाएगा। ठीक है, अब तुम सब लोग एक बार ट्राई करो, ये ऐसे href, ठीक है, www.google
.com और फिर हम लिख देंगे गूगल। अब जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा गूगल नहीं खुलेगा, ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि इसने ये देखो यहाँ पर एक एड्रेस डाल दिया काइंड ऑफ, तो URL में चेंज कर दिया, बट हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ पर इसमें HTTPS लिखा हुआ है, हम वैसे ही HTTPS डालेंगे। और अब तुम्हारा गूगल की, अब इससे पता लगेगा कि तुम यार वेबसाइट खोलना चाहते हो कोई और एक्सटर्नल, ठीक है, HTTPS से। तो वो अपने आप अब वेबसाइट खोल देगा गूगल वाली, देखो ऐसे खुल गई, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करो ये। तो यार अब आगे चलते हैं। सर जो अपना कोड में HTTPS वाले लिंक के बाद गूगल लिखा था ए से पहले, वो गूगल क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या है? कौन सा? ये वाला गूगल या ये वाला? जो पहले सेलेक्ट किया था। ये वाला गूगल, ये वाला गूगल यार वो है जो तुम्हारी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। जैसे अब ये देखो, ये इसको मैं कर देता हूँ मेरा लिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा लिंक डिस्प्ले होगा, तो अगर इस पे तुम क्लिक करोगे तब भी गूगल ही खुलेगा तुम्हारा। ये डिस्प्ले नेम है क्या? डिस्प्ले नेम है ये। हाँ, डिस्प्ले नेम है, डिस्प्ले नेम। जो इससे पहले हमने डाला है वो लिंक है, वो लिंक है। तो यहाँ पर तुम सपोज करो कि कुछ और भी डाल दो तो खुल जाएगा। फेसबुक डाल दिया, facebook.com डाल दिया तो वो खुल जाएगा। या फिर आगे हम पढ़ेंगे यार कि अगर तुम्हें कोई भी लिंक नहीं डालना तो यहाँ पर बेटर है हैशटैग डाल दो एक, तो उससे उसको पता लगता है कि ये लिंक है। एंड आगे हम आईडीज के बारे में पढ़ेंगे तो काम आएगा ये काफी। ओके सर, ठीक है। और यार एक और टैग देख लो, एक nav टैग होता है। nav टैग क्या करता है कि अगर तुम्हें बेसिकली nav बार बनाना है तो उसके काम आते हैं nav टैग, ठीक है। तो ये बस इसमें बस nav लिखना होता है और फिर यार बेसिकली एक साथ ग्रुप कर देता है तुम्हारे nav बार को। और मतलब यार अच्छा कन्वेंशन है एक साथ ग्रुप करने के लिए, nav बार लिख दो ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं, लिंक्स डाल देते हैं हम nav बार के अंदर, ठीक है। href इज इक्वल टू कोई लेट्स से सेक्शन डाल देते हैं हम, कोविड, और ठीक है। उसके बाद अगला एक और डाल देते हैं हम href और ऐसे 2-3 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या, जैसे रफील डाल दिया हमने और यहाँ पर भी ऐसे डाल दिया, अब ये गलत मैंने बाहर डाल दिया, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर ये nav बार बनाने के लिए होता है। तो ये एक साथ देखो, जैसे ये एक साथ आ गए हैं, एक साथ ग्रुप हो गए हैं, तो nav बार उसके काम आता है, ठीक है। तो अब यार हम इसका आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यार इसका करेक्ट आंसर है डी। अब ये सारे टैग्स की गलत है, कोई बता सकता है? मैं बताऊं? हाँ, बता दो। जो ए वाला है उसके अंदर हमने मतलब जो हमने रूल समझा उसके अंदर ये है कि जो बाद में शुरू होएगा वो पहले खत्म होएगा, तो वो वाला फॉलो नहीं हो रहा। और जो बी वाला उसके अंदर हमने एक एरो डालना भूल गए, तिखे वाला ब्रैकेट डालना भूल गए, मेरे को नाम नहीं पता उसको क्या कहते हैं। नहीं, बी वाले में href नहीं लिखा करेक्ट, बी वाले में href नहीं है। हम लिंक कोई एट्रीब्यूट नहीं है इसका, href एट्रीब्यूट है ए के लिए, तो वो नहीं है। वो नहीं। और सी में वो हैश डालना भूल गए, बैकस्लैश डालना भूल गए, किया हमने। और डी ठीक है, ठीक है यार, नाइस। तो यार अब सेक्शन खत्म होता है ये वाला, और अगला सेक्शन शुभ लेगा। शुभ, Let's start with the next element, that is the content division element.
तो एसेंशियली क्या है कि जब भी तुम्हारे वेब पेज में काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे, जितनी बड़ी वेबसाइट उतने ज्यादा एलिमेंट्स, तो अब तुम उनको अलग अलग नहीं रख सकते। लेट से तुम्हें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है या फिर कोई स्क्रिप्ट लगानी है, स्क्रिप्ट एज इन कुछ इंटरेक्शन बढ़ानी है या फिर कोई मतलब प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ानी है अपने कोड की, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग सारे कोड रख दिए। यू हैव टू ग्रुप देम, यू हैव टू हैव अ कंटेनर जिसमें तुम्हारा सारा कंटेंट हो। इसका मेन यूज हम सीएसएस में देखेंगे, जिसमें पता चलेगा कि स्टाइलिंग कैसे होती है हर एक एलिमेंट पे। मैं अभी तुम्हें बस ये दिखा देता हूँ एक साइट पे जाके कि ये जो ग्रुपिंग है, कंटेनिंग है, जो ये कंटेनर करता है वो करता कैसे है। तो मैंने यहाँ पे द ट्रिब्यून साइट खोल रखी है। तो इसमें तुम देख सकते हो, अभी जो नैव क्लास की बात की थी ना, वो भी नैव क्लास है। इसमें जो नेविगेशन आइकॉन्स और नेविगेशन लिंक्स हैं वो सारे नैव नैव टैग में जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने डिविजन्स बना रखी हैं। जैसे हम कोई और एलिमेंट देखते हैं, लेट्स से ये वाला, ऑलराइट। तो इसमें देखो कि हर एक पोस्ट के लिए एक डिवीजन है अलग, उन सारी पोस्ट को एक ग्रुप में करने के लिए एक अलग डिवीजन है, ठीक है। और जो भी इस पेज में सारे एलिमेंट्स हैं उन सारों को कंटेन करने के लिए एक सबसे ऊपर वाली, सबसे मतलब बड़ा पेरेंट है जो डिवीजन, वो भी है जिसको कंटेनर कहते हैं। मतलब ये कन्वेंशन ही एक तरीके से कन्वेंशन है कि कंटेनर कह सकते हैं। तो डिवीजन का मतलब यही है कि ये एक बेसिक सा कंटेनर है जिसमें सारे एलिमेंट्स अंदर आ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, वैसे सिंपल सी चीज है। तुम ये ट्राई कर सकते हो जो कोड है स्क्रीन पे, और जो अभी हम साथ साथ में कर रहे हैं ना, उसमें मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। तो आई होप ये जो स्क्रीन पे कोड है वो विजिबल है फॉन्ट साइज के हिसाब से। कंफर्मेशन दे देना यार कोई भी। यस सर। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, हमारी जो हेडिंग है ना, न्यूज वेबसाइट यू कैन ट्रस्ट अस प्रोबेबली, आई थिंक हमें उसे डिवीजन में डाल देना चाहिए। इससे पहले जो भी हमारा कंटेंट आएगा पूरे वेब पेज में, उसे भी हमें एक डिवीजन में डालना चाहिए। तो ये हमारी सबसे ऊपर वाली डिवीजन होगी, सबसे ऊपर वाले लेवल की, जिसको हम क्लास में बताऊंगा क्या होती है। लाइक से अभी हम कंटेंट कह रहे हैं, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस ध्यान इस पे दो कि ये डिवीजन है जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है। ऑलराइट, तो इस डिवीजन के अंदर भी और डिवीजन हो सकती है, इसको नेस्टिंग कहते हैं, अभी तुमने पढ़ा ही है। अब ये जो कंटेंट है इसको हम एक डिवीजन में डाल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमें कुछ स्टाइलिंग करनी होगी तो हम इसके थ्रू कर सकेंगे, इस डिवीजन के थ्रू। इसमें क्लास लगा के, वो क्लास का फंडा मैं भी बता दूंगा। ये भी एक टैग है एचआर, इसका मतलब अभी तुम्हें पता चल जाएगा अगर नहीं बताया है। ये जो लाइन आ रही है ना, इन दोनों के नीचे, ये एचआर है, ये नैव बार बना हुआ है। एंड उसके बाद ये टुडेज हेडलाइंस के लिए भी हम एक डिव दे सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ये एमिट एब्रीविएशंस लिखा आ रहा है तो यू कैन जस्ट टाइप डिव और वो खुद ही बन जाएगा, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है विद द एंगल ब्रैकेट्स। ऑलराइट, तो ये हमने एक हेडलाइंस की डिव बना दी। ऐसे ही हम और भी डिव्स बना सकते हैं, मैंने पहले से बना के रखी है ताकि चलो इसके बाद इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, हर्ष द हॉरिजॉन्टल रूल एचआर, करेक्ट। एचआर को तुम काफी अच्छे तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो, बाद में देखेंगे वो। इसमें भी तो कोई डाउट? सिंपल सी चीज है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, तो डिव क्या हुआ? सर नैव वाला जो टैग है उसमें स्पेसिंग कैसे देंगे? स्पेसिंग कह रहे हो? वो सब स्टाइलिंग का काम है, वो बाद में देखेंगे हम। ओके सर। हाँ यार वो तो अगले वीक पता लगेगा, सीएसएस में देखेंगे हम लोग वो। हाँ, अभी तुम सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, कैसा दिख रहा है उस पर ध्यान मत दो, बिकॉज सबसे नीचे लेवल पे तो ऐसे तुम्हारा वेब पेज होगा, उसके ऊपर तुम जो मर्जी स्टाइलिंग कर दो, वो फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो डिवीजन का एक काउंटर पार्ट है, दैट इज द स्पैन एलिमेंट। हाँ, तो जैसा कि तुम्हें कोड दिख रहा है साइड में, स्पैन एलिमेंट क्या है? ये भी एक कंटेनर है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज एन इनलाइन कंटेनर while the div element was a block container। तो उसका डिफरेंस क्या हुआ कि ब्लॉक कंटेनर जो होता है
या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, वो जब भी आते हैं तो एक न्यू लाइन लेकर आते हैं, मतलब लाइन ब्रेक कर देते हैं वो। वेराज इनलाइन एलिमेंट्स कंटिन्यूस रखते हैं जिस भी लाइन में वो डल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, देखना अभी इसका आउटपुट आएगा। जैसे मैंने ये जो इनलाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट है उसके बाहर स्पैन टैग लगा दिया, लेट्स से टू स्टाइल समथिंग, क्योंकि मुझे इसमें बैकग्राउंड डालना था। तो अगर मैं सिंपल पी लगाता ना, तो तुम देखो नीचे ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ क्या क्या हुआ, वो अलग लाइन में चला गया। बट अगर मैं स्पैन लगाऊंगा तो वो उसी लाइन में रहेगा जिस लाइन में वो टेक्स्ट था। इसका हम एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। हमें क्या करना है, कोविड को है ना, कोविड को रेड कलर देना है। तो ये थोड़ी सी स्टाइलिंग शायद तुमने पहले 10th में पढ़ी हो, ये बेसिक से स्टाइलिंग है, इसमें कुछ ज्यादा स्टाइलिंग पे ध्यान मत देना। बस ये याद रखना कि हम स्पैन क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि वो एक ही लाइन में रहे, उसमें लाइन ब्रेक ना है। ऑलराइट, तो दिख रहा है ना, कोविड जो है वो रेड कलर का हो चुका है, बट उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं आई। अगर तुम इसको किसी और मेथड से करते, मतलब कोई और एलिमेंट इसको दे देते, जैसे H3 है तो तुम कर सकते थे कि H3 बना दो और उसमें स्टाइलिंग दे दो, तो ये नई लाइन में चल जाता। बट अगर तुम स्पैन से करोगे तो ये उसी लाइन में रहेगा। एंड ये काफी जगह इसका यूज होता है, जैसे तुमने देखा होगा चलती लाइन में लिंक होता है, तो वो सब कुछ स्पैन से होता है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो आई होप ये तुमने फॉलो किया, ये लिख लिया रेड। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, दैट इज द टेबल एलिमेंट। अब इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें हैं टेबल एलिमेंट के अंदर। टेबल एलिमेंट करता क्या है, जैसा एक टेबल होता है जनरली कि टैबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, any data that can be represented in forms in the form of rows and columns, that is कोई रो होगा कोई कॉलम होगा और उनके इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। तो टेबल एलिमेंट वही वाला डेटा रिप्रेजेंट करेगा। एंड इसके लिए भी जो तुम साइड में कोड देख रहे हो, इसमें जो टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज कैप्शन, जो कि टेबल की एक तरीके से जो टेबल में डेटा है उसको डिस्क्राइब करता है। सर जैसे बोर्ड दिख नहीं कैप्शन, रहा। फुल स्क्रीन कर। अब दिख रहा सर। हाँ, तो कैप्शन एज योर यू डू विद योर फोटोज, जो उसको डिस्क्राइब करता है वैसे ही ये टेबल को डिस्क्राइब करता है। और जनरल कन्वेंशन में ये याद रखना कि टेबल में 3 एलिमेंट्स जरूर होते हैं, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। तो टी हेड में तुम्हारी हेडिंग आ जाती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कैप्शन, यू कैन एक्सप्लोर देन दैट ऑन योर ओन की डिफरेंस क्या है। टेबल बॉडी में वो सारे रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं जो टेबल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड टेबल फुटर में फुटर चीजें आती हैं जो कि मतलब तुम वो देख सकते हो फुटर में क्या क्या डाल सकते हैं। मेजरली तो ये यूज होता नहीं, बट स्टिल। तो इसको हम एक तरीके अभी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग। मेरे पास कोड है, ऑलराइट। तो मैं इसको भी छोटा सा बनाऊंगा सिंस आई थिंक वी आर लूजिंग टाइम। तो एक मैंने डिव बनाई फिर से बिकॉज आई वांट टू ग्रुप माय कंटेंट। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया। तो कोई बता सकता है अब क्या आएगा? कैप्शन। कैप्शन। हाँ, कैप्शन। कैप्शन में हम, जैसे मैंने अभी टेबल जो डिसाइड किया था बनाने का वो था कोविड डेटा का। तो लेट्स से ऐसे कोई कैप्शन रख दी मैंने कि कोविड डेटा टिल 27 फरवरी। ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग आएगी, टेबल हेडर। टेबल हेडर उसमें लेट्स से ये हमने लिख दिया कि क्या चीज है वो, कोविड केसेस का टेबल है। उसके बाद टेबल बॉडी आएगी। अब टेबल बॉडी में तुम्हारे रोज एंड कॉलम्स आएंगे। तो उसमें मेन एलिमेंट है टेबल रो। रो तुम्हें पता है ना, हॉरिजॉन्टल। तो दिस रिप्रेजेंट्स एवरी हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द टेबल। उसके अंदर टी डी मतलब जो डेटा सेल होता है वो। तो जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो एक रो है, ये सब फॉलो कर रहे हो?
सर कैप्शन का मतलब टाइटल ही है ना एक तरह से यहाँ पे। हाँ, पर वैसे जो नॉर्मल कोड लिखते हैं उसके अंदर हम हेडिंग के अंदर डालते हैं ना टाइटल। हाँ, मतलब अगर तुम्हें कुछ और डिस्क्राइब करना है ना टेबल के बारे में हेडिंग के अलावा, काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ही है, बट तुम यूज कर सकते हो, मतलब ये एक इसमें ऑप्शन है। अब इसमें तुम टीडी में स्टाइल वगैरह पे ध्यान मत देना, ये बस मैंने वो कुछ ब्राउजर्स में ना बॉर्डर आ जाता है, कुछ में नहीं आता, तो मेरे में नहीं आ रहा था तो मैंने इसलिए वो लिख दिया है। अगर ये लिख लिया हो सबने तो एज आई एक्सप्लेन, टी आर है टेबल रो, और रो के अंदर सेल्स आते हैं, तो डेटा सेल का टैग होता है टी डी। अगेन एक कंप्लीट टैग है, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। एंड जैसे पहला जो हमने सेल बनाया उसमें हमने रख दिया कंट्री, एंड दूसरा सेल बनाया उसमें हमने रख दिया नंबर। ठीक है, तो इसको हम देखते ही बना कैसा है। ये देखो, ये तुम्हारी हेडिंग आ गई। ऑलराइट, हेडिंग के नीचे तुम्हारी कैप्शन आ गई। फिर जो तुम्हारे दो सेल तुमने बनाए फर्स्ट रो में वो आ गए। अब तुम देखोगे कि इसमें एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है कॉल स्पैन। What call span does is it specifies the width of the column in terms of the cells. अब अगर मेरा कॉल स्पैन 2 है, दैट मीन्स ये जो डेटा सेल है वो दो नॉर्मल सेल्स के इक्वल होगा। वो कैसे होगा मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। तुम अगर एक और नई रो बनाओगे, ऑलराइट, ये लिख लो, तो टेबल में बस ये देख लो कॉल स्पैन इक्वल 2 ने किया क्या है एसेंशियली। ये देखो, इस पहले सेल की विड्थ एक सेल के बराबर ही है, बट जो सेकंड बना है वो दो डिफॉल्ट मतलब नॉर्मल सेल्स के बराबर विड्थ कर दी उसने। तो मतलब टेबल को अच्छे से समझाने के लिए या फिर कुछ और तुम्हें बताना हो उसके लिए वो यूज कर सकते हो। बाकी टेबल में और भी काफी चीजें हैं, लेट्स स्किप दैट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज, तो जो चीज मैंने अभी बताई उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। Which of the following snippets inside T body could be used to make the cell displaying FW and maintainer? तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है और ये कैसे आ सकता होगा। बी को मिले मैक्सिमम बी, या दैट इज द करेक्ट आंसर। कोई क्विकली एक्सप्लेन कर दो। FW और मेंटेनर में हमें दो कॉलम जितना वो चाहिए स्पेस, इसलिए कॉल स्पैन 2 होगा। तो बाकी सी और डी तो गलत हो गए, और ए में तो कॉल स्पैन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ग्रेट, तो लेट्स मूव ऑन टू लिस्ट्स। शुड आई कवर लिस्ट्स निवृत्त? वैसे छोटा सा ही है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में पता ही होगा, कोई भी एलिमेंट्स को कंटिन्यूअसली दिखाने के लिए, टू असाइन देम अ ग्रुप, कि इस ग्रुप में ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो लिस्ट का दो टाइप्स होते हैं HTML में, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। दिस प्रॉब्ली you'd have studied in your earlier classes, 10th तक तो पढ़ा ही होगा। मेजर डिफरेंस ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में यही होता है कि ordered में order matters, and for that you have numbering or some sort of serial wise bulleting. What does that mean? वो मैं कोड करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने ये एक एलिमेंट जैसे बनाया हुआ है कॉम्प कंटेंट। ऑलराइट, तो इसमें मैंने क्या किया है एक बार देखना। एक तो हेडिंग दे दी, ठीक है, कि ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दी है जिसमें दो लिस्ट एलिमेंट्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द टैग li. फर्स्ट वन इज abc एंड द सेकंड वन इज def. तो कोई मुझे बताएगा कि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है तो ये कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे? इसमें नंबरिंग आएगी या फिर नॉर्मल बुलेटिंग आएगी? बुलेटिन। हाँ, बिल्कुल सही। एंड द सेकंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जो कि मैं दिखाता हूँ। एक तो नंबरिंग है 1 2 3, एक है ABCD, एक है स्मॉल ABCD, एक है रोमन, और एक है ये आई डबल आई एंड ट्रिपल आई, जो भी स्मॉल रोमन शायद जो भी कहते हैं इसको। तो लेट्स से मैंने रोमन किया, व्हाट विल द आउटपुट बी? पहले वाला तो अनऑर्डर्ड है जिसमें नॉर्मल बुलेटिंग आई है। एंड द थिंग इज, ये जो बुलेट्स हैं इनको भी आप स्टाइल कर सकते हो, दैट वी विल बी लर्निंग इन CSS सेक्शन। नेक्स्ट जो है ऑर्डर्ड, उसमें देख लो जो नंबरिंग आई है वो रोमन में है, रोमन न्यूमरल्स।
and you can change that to whatever you like. हर वेबसाइट में होती है एंड काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो इट्स अ सिंपल टैग, रियली सिंपल टैग, जस्ट एन इमेज img. After that you have a source for that image, that can be a local image or anything you grab in from the internet, and an alt text. alt text होता है कि अगर आपकी इमेज लोड ना हो फॉर सम रीजन तो उसके जगह पे क्या लिखा आएगा. एंड इसका एक और सिग्निफिकेंस होता है जो हम अभी एक्सेसिबिलिटी में पढ़ेंगे, जो कि काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसका हम एक डेमो कर ही लेते हैं. ऑलराइट, तो मैंने इसमें वेबसाइट में पिक्चर ऑफ द डे सेक्शन बनाया था जिसमें हम एक इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं. ये चैट में डाल दिया. अब इसमें जो ये इमेज है तुम्हारे पीसी में खुलेगा नहीं क्योंकि ये मैंने लोकल इमेज उठाया, तो तुम इसमें कुछ भी डाल सकते हो. बट ये देखो ऑल्ट टेक्स्ट मैंने जो डाला है, इमेज डिस्क्रिप्शन गोज हियर. तो फॉर सम रीजन अगर ये इमेज ना खुले तो ये ऑल्ट टेक्स्ट दिखेगा. ये देखो ये इमेज अभी खुल नहीं रही तो इसमें ऑल्ट टेक्स्ट दिख रहा है. ठीक है, अभी मेरी इमेज लोड नहीं हो रही क्योंकि कुछ लाइव सर्वर का पंगा है. अगर मैं इसको फिर से डबल क्लिक करके खोलूं तो वो लोड हो जाती है. तो लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ. आई होप इमेज भी समझ आई गया होगा एंड इसमें समझने वाला कुछ था नहीं ज्यादा. नेक्स्ट अप फॉर्म. अब फॉर्म एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर्म क्या होता है? इट्स अ टैग, इट्स एन एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू टेक यूजर इनपुट. यूजर से इनपुट लेना होता है. तो जो भी तुम साइट यूज करते हो, कोई भी साइट होगी, उसमें फॉर्म एक जरूर होता है. तो कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि तुमने कौन सी साइट में क्या फॉर्म देखा होगा? मतलब फॉर्म इज समथिंग दैट कलेक्ट्स योर इनपुट. तो अब मुझे बताओ कोई एग्जांपल. कोई वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे गूगल फॉर्म होता है. हाँ, गूगल फॉर्म भी कह सकते हो. मेनली जो सबसे ज्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं वो है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म्स. इसमें तुम अपना ईमेल, नाम वगैरह, पासवर्ड जो भी डालते हो. तो फॉर्म में जो इनपुट लेने के लिए टैग यूज होता है, दैट्स इनपुट एज द नेम सजेस्ट. एंड जो इनपुट के साथ टेक्स्ट आता है दैट टेल्स व्हाट इनपुट इज अबाउट इज कॉल्ड लेबल. लेबल इज कनेक्टेड टू इनपुट एंड इनपुट टैग. व्हाट डज दैट मीन? वो मैं बताता हूँ. तो मैं ये कोड करके दिखा देता हूँ. तो ये अब हमारे न्यूज वेबसाइट के पेज में मैंने एक लास्ट सेक्शन बनाया था न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करने का. ऑलराइट, तो ये मैं यहाँ भी डाल देता हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो. पहले तो फॉर्म है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ एक्शन एंड मेथड. एक्शन क्या करता है कि एक पाथ होता है कि फॉर्म का जो डेटा होगा वो सबमिट करके जाएगा कहाँ, वो एक्शन होता है. दैट विल लर्न इन द बैकएंड. मेथड में शायद 2-3 मेथड आते हैं या ज्यादा भी आ सकते हैं. पोस्ट, गेट, ये सारे भी तुम बैकएंड में पढ़ोगे. अभी इनके ऊपर ध्यान मत दो. जस्ट रिमेंबर दैट ये एट्रीब्यूट फॉर्म के होते हैं. ऑलराइट, उसके बाद एक मैंने फॉर्म की हेडिंग दे दी. ये जैसे तुम देख सकते हो, साइन अप फॉर अ न्यूज़लेटर. उसके बाद मैं एक इनपुट ले आया कि मुझे ईमेल कलेक्ट करनी है लोगों की. अब इसमें एक लेबल आई कि वो है क्या इनपुट, दैट इज ईमेल. एंड ये जो फॉर है ये बताता है कि वो किसके लिए है, तो इसलिए ये इसके पहले यहाँ आ गई. ठीक है, उसके बाद हमने एक इनपुट टैग लिया. उसमें एट्रीब्यूट्स देखो क्या क्या होते हैं. पहला एट्रीब्यूट है टाइप. टाइप सजेस्ट्स और इट टेल्स कि उस इनपुट में हम किस टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से. तो अगर मैंने इसकी टाइप ईमेल रखी है तो दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट ईमेल डेटा, समथिंग दैट हैज एट एंड डॉट. यहाँ कुछ टेक्स्ट होगा. ठीक है, यहाँ कुछ टेक्स्ट होगा और यहाँ एक वो डोमेन एंडिंग होगी. दैट मीन्स कि हम ईमेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऐसे ही काफी सारे टाइप्स होते हैं. जैसे पासवर्ड हो गया, जिसमें जब तुम इनपुट करोगे तो वो दिखाएगा नहीं तुम क्या इनपुट कर रहे हो. इट्स विल जस्ट शो यू डॉट्स लाइक द नॉर्मल पासवर्ड बॉक्सेस. एंड एक इनपुट हो गया तुम्हारा कलर. इसमें क्या होता है, कलर पैलेट बन के आ जाता है. एक इनपुट हो गया डेट. इसमें कैलेंडर बन के आ जाता है. यू कैन ऑल ट्राई दीज, बट बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं अभी सारे नहीं करवा पाऊंगा. एक इनपुट होता है रेडियो, जिसमें तुम सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन
एंड उसके जैसा ही एक चेकबॉक्स होता है, बट उसमें तुम मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। चेकबॉक्स वाला हम करके देख लेते हैं। सर हाँ सर एक बार फॉर था ना, वो क्या था ऊपर लेबल के साथ में जो है? तो लेबल इट्स टेल्स कि ये किस इनपुट एलिमेंट के लिए लेबल है। वैसे तो ये ना जरूरी नहीं होता, बट स्टिल तुम स्टाइलिंग से कर सकते हो ऐसे कि इस ईमेल को तुमने ऐसे स्टाइल किया कि इनपुट के पहले आ गया, या फिर कुछ और। तुम जैसे भी कोई भी फॉर्म देखते हो, गूगल का फॉर्म देखते होगे, उसमें अंदर इनपुट लिखा होता है, जैसे तुम क्लिक करते हो वो ईमेल ऊपर चल जाता है। देखा होगा तुमने शायद ऐसा। मतलब वो लेबल का मतलब यही है ना कि हम यूजर को बता रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल लिखना है। हाँ, तो ये उसके तो लिए जो तुम ये जरूरी है। प्लेस होल्डर देख रहे हो ना, ये मैं बताना भूल गया, ये भी काम आता है। प्लेस होल्डर का मतलब है जो तुम खाली तुम्हारा ये इनपुट फील्ड है, उसके अंदर जो दिख रहा है ना ये एंटर ईमेल, ये फेंट सा, ये तुम्हारा प्लेस होल्डर होता है। अगर मैं नेम वाले यहाँ पे तो आपने मतलब लेबल जो लिखा हुआ कैपिटल ईमेल में है, मतलब ई बड़ा है, और वहाँ पे जो फॉर्म है वो तो छोटा वाला, तो वो तो कहीं और यूज हो रहा है। नहीं, फॉर में जो ये ईमेल लिखा है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, नेम को। गॉट इट? नहीं समझ में नहीं आ रहा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको नेम दिया है, इस इनपुट को, दैट इज कॉल्ड लेबल, सॉरी ईमेल, है ना। और वो लेबल में ईमेल इसलिए लिखा क्योंकि वो इस इनपुट के लिए है, एंड इस इनपुट का नाम ईमेल है। मान सकते हो? जैसे तुम्हारा आईडी कार्ड होता है ना स्कूल का, उसमें से तुम्हारा एक नाम होता है, जो तुम्हें नाम दिया गया है वो उसी नाम से वो आईडी कार्ड होता है ना। यस यस। हाँ, तो ये नेम इसका एट्रीब्यूट है ईमेल का, इनपुट फील्ड का, और उसी से वो आइडेंटिफाई कर रहा है लेबल कि मुझे इस चीज का लेबल बनना है। बाकी प्लेस होल्डर क्या करता है, जो भी मैंने तुम्हें दिखाया फेंट सा टेक्स्ट है इनपुट फील्ड के अंदर, जो कि भी एक तरीके से लेबल का ही काम कर रहा है कि उसमें जाना क्या है। एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन। काफी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट के। उसके बाद लेट्स सी आवर वेब पेज। उसमें हमने एक और सेक्शन बना दिया है, जिसका एक पहला है कि हमें ईमेल चाहिए, मतलब फीडबैक सेक्शन एक तरीके से। एंड सेकंड वन इज कि तुम यहाँ पे कुछ भी डाल दो कि आई रियली लाइक योर न्यूज साइट और समथिंग। इसके लिए हमने एक एलिमेंट यूज किया, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। अब इसका साइज हमें बताने के लिए वी हैव टू गिव इन रोज एंड कॉलम्स। अब अगर मैं रोज 3 करूंगा तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, देखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना तुम खुद एक्सप्लोर करना, खुद चेंजेस करके देखना, तुम्हें फिर समझ आएगा। अभी तो हम सिर्फ बता सकते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। द मोर यू वर्क ऑन इट यू विल गेट टू नो कि क्यों हो रहा है और क्या चेंज करने से क्या होता है। सर आपको लिस्ट वाला बताने वाला था, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट, तब दिखा देखो देंगे। देखो अब देखो कुछ नहीं, इनपुट टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स रख दिया ना हमने, और यहाँ इसके लिए हमने एक लेबल भी दे दी कि लेट्स से इसको एक नाम दे दिया, डू यू वांट टू। कभी कभी तुम कुछ भी साइट बनाते हो, मतलब सारी साइट में लॉगिन करते हो, तो वो कभी दे देते हैं कि डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, वो एक चेकबॉक्स के फॉर्म में होता है। तो वैसे ही कुछ हम लिख देते हैं, डू यू वांट टू यू नो समथिंग, जो भी। तो यहाँ पे जो आया ना ये चेकबॉक्स, दिस वी कैन सिलेक्ट। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो खुद एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ही थ्योरेटिकल है। जो है वही है, जो ये यूज होता है जैसे वैसे यूज होगा हर जगह, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। तो यू आर फ्री टू एक्सप्लोर जितना भी कर सकते हो। एक लास्ट चीज बता देता हूँ, बहुत जरूरी। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी है लास्ट चीज। अब जब भी तुम वेबसाइट बनाओगे तो तुम्हें यूजर का, हाँ यूजर का, है ना, क्योंकि तुम वेबसाइट अपने लिए तो बना नहीं रहे, यूजर के लिए बना रहे हो। यूज कौन करता है? यूजर करता है। तो योर वेबसाइट हैज टू बी
you know has to have some sort of accessibility, some नहीं, काफी sort of accessibility. तो accessibility का मतलब क्या है कि वो हर तरीके से यूज की जा सके, काफी आसानी से यूज की जा सके, एंड उसके काफी सारे रूल्स होते हैं. वी हैव इंक्लूडेड सम हियर, इसको भी तुम खुद पढ़ोगे. जैसे एक रूल है कि HTML में क्या है, यू नॉट लिमिटेड टू लेट्स से कि एक ही एलिमेंट से एक चीज होगी. तुम बटन एलिमेंट से अगर कोई बटन बना रहे हो तो तुम सेम चीज डिव से भी कर सकते हो. तुम डिव पे भी क्लिकिंग वाला वो जो फंक्शन होता है वो लगा सकते हो, बट दैट डजंट मेक सिमेंटिक सेंस. सिमेंटिक्स का मतलब तुम्हें पता ही होगा. Semantic is just the study of meaning. So that doesn't make semantic sense. Study of meaning. हाँ, कि मतलब सेंस बन रही है, मतलब बन रहा है किस चीज का कि नहीं. तो अगर बटन यूज करना है तो बटन ही यूज करना है, ये नहीं कि कोई और एलिमेंट यूज करके उसको बटन बना दिया, बिकॉज दैट हिंडर्स द सिमेंटिक सेंस ऑफ योर पेज. दैट मीन्स कि जो टैग है उसको उसी के लिए यूज करो. यूज द टैग फॉर व्हाट इट इज मेंट टू बी. एंड एज आई डिस्कस्ड कि ऑलवेज यूज ऑल टैग विद इमेजेस. इसका एक और यूज ये है कि जब भी कोई लेट्स से विजुअली इंपेयर्ड बंदा तुम्हारी साइट एक्सेस कर रहा है, तो वो एक्सेस करते हैं स्क्रीन रीडर से, जो कि उन्हें ऑडियो में बता सके कि साइट पे क्या क्या है. तो वो इमेज का तो बता नहीं पाएगी स्क्रीन रीडर, इसलिए तुम एक ऑल टेक्स्ट देते हो कि उस इमेज की डिस्क्रिप्शन जो कि उस बंदे को बता सके कि ये इमेज किस चीज के लिए है. तो ऑल टेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि हमेशा डालना है इमेज टैग के साथ, इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट. एंड हेडिंग्स के लिए हमेशा हेडिंग टैग ही यूज करो, ये नहीं कि पी टैग बना के उसको CSS से बड़ा कर दिया. हमेशा हेडिंग के लिए हेडिंग यूज करो. ये स्क्रीन रीडर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वो बताता है कि इस टॉपिक में हम अब है. अगर तुम हेडिंग के अलावा पी यूज करोगे तो वो ढंग से बता नहीं पाएगा और यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा. सिमिलरली एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है जो हमने अभी तक कवर तो नहीं किया, बट टाइटल एट्रीब्यूट जैसे इस साइट में देखें अगर हम, ये जो ओपिनियंस आ रहे हैं ना हवर करके इसके ऊपर, दैट इज एसेंशियली द टाइटल. किसी भी एलिमेंट पे हवर करके जो छोटा सा ये बॉक्स बनाता है उसमें बताता है कि क्या है, तो दैट इज द टाइटल. एंड ऑलवेज स्पेसिफाई द लैंग्वेज इन योर HTML डॉक्यूमेंट. ये तुम यहाँ देख सकते हो, जब भी HTML को स्टार्ट करोगे तो वहाँ एक लैंग्वेज कर दो, लैंग्वेज का सेक्शन डाल दो. या सो एक्सेसिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं होती, काफी सारी और भी चीजें हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑन योर ओन. एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. हाँ, पोर्टफोलियो दिखा दे. पोर्टफोलियो दिखा दिया. हाँ, ऐसा वो बताना. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. रिकॉर्डिंग हम तुम्हें शेयर कर देंगे, उस स्लैक चैनल पे सारे हैं ना वेब डेवलपमेंट की, तो वहीं पे हम सारे करेंगे. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ ठीक है. तो देखो, ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है. ये बेसिकली HTML में है. हम इसको स्टाइल करेंगे बाद में, राइट, ताकि वो कूल सा दिखे, थोड़ा सा ऐसा सा. अभी बेसिक सा ही दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है. तो यार अब देखो, अब तुम्हें ऐसा सा कुछ बनाना है और उसके बाद हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीक या जब भी वर्कशॉप होगी, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर ये मैंने इमेज ऐड करी हुई है. उसके बाद मैंने एक बटन ऐड किया हुआ है, ये नैव बार के लिए बटन होएगा. ये लिंक्स हैं, लिंक्स और मैंने लिस्ट में नेस्ट किए हुए हैं, ध्यान से देखो, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर ये हेडिंग, पैराग्राफ, फिर इमेज, और फिर मैंने काफ़ी सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं और लिंक्स हैं काफ़ी सारे जो आपस में एक दूसरे को लिंक करते हैं. जैसे देखो यहाँ पर अभी मैंने टॉप स्क्रीन खोली है. जब मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँगा तो वो एजुकेशन वाला सेक्शन खुल जाएगा मेरा, ठीक है. तो ऐसी सी वेबसाइट तुमने भी बनानी है, राइट. ये देखो, जैसे मेरा ये मैंने एक इमेज का अलग से फोल्डर बनाया हुआ, उसमें मेरी सारी इमेजेस हैं. यहाँ पर एक हेडर टैग होता है. ये इस सब के हम लिंक्स तुम्हें भेज देंगे कि तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से तुम ये सब सीखोगे, ठीक है. क्योंकि HTML में बहुत टैग्स होते हैं और हम सब टैग्स नहीं करा सकते तुम्हें यहाँ पे, राइट. तो ऐसा तुम्हें एक पोर्टफोलियो बनाना है